हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12th का एक टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। पुष्पी पादपों में जनन, हिंदी में इसका अर्थ यह है। तो पुष्पी पादपों से आपके दिमाग में क्या आता है कि कोई प्लांट है, पादप है, उसके मतलब पुष्प लगे हुए हैं तो उनमें जनन। तो मैं पहले बात कर लेता हूं किसी फ्लावर की। तो फ्लावर आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि ये कोई फ्लावर है, इसमें जायांग होता है, पुंकेसर होते हैं, ये उसमें दल होते हैं, इसमें वेदल होते हैं, ऐसे करके कुछ। ठीक है। पुष्प का हमारे दैनिक जीवन में और हमारी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व आया है। कहीं पे भी अपन शुभ काम या अशुभ काम कहीं पे भी जाते हैं तो पुष्पों के साथ वो काम किया जाता है। ठीक है, इसलिए इनके बारे में अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ एक पुष्प की। तो यह होती है पुष्प अक्ष। जिस पुष्प अक्ष जिस पर पूरा फूल टिका हुआ होता है उसे कहते हैं पुष्प अक्ष। इसके बाद में एकदम हरे कलर के आप अगर किसी पुष्प को देखोगे तो उसके बाहर हरे कलर के ऐसे दल मिलेंगे जो बिना कलर के होते हैं, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं सेपल। और अगर सेपल एक से ज़्यादा मिले तो इनको कहते हैं कैलिक्स। इसके बाद में रंग बिरंगे फूल की पत्तियां आती है, उन्हें कहते हैं पेटल। और अगर पेटल एक से ज्यादा हो तो उन्हें कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स के बाद में आता है अपना एंड्रोशियम, जिसे कहते हैं पुंकेसर हिंदी में। ठीक है, पुंकेसर में ये होता है पुंधानी, एंथर। एंथर दो पालियों से बनी हुई होती है, इसलिए ये होती है बाइलोब्ड, द्विपालित। और ये जो पुंकेसर जिससे यहाँ पे पुष्पासन से जुड़ा होता है इसे कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट के बाद में अगर अपन बात करें तो ये है मादा जनन अंग, जिसे कहते हैं जायांग। जायांग जिसमें सबसे ऊपर का भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, इसके नीचे होती है वर्तिका और नीचे होता है अंडाशय, इसे कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है, ये हो गए अपने पुष्प के सारे भाग। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं। देखो, अपन पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के लिए सेपल, पेटल, ये पुष्प अक्ष, ये कुछ भी काम में नहीं आने वाला। काम में आएगा तो बस एक तो ये अपना एंथर और दूसरा आएगा ये जायांग, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये दो अपने काम में आने वाले हैं। तो मैं पहले बात कर लेता हूं एक एंड्रोशियम की। अब जनन पढ़ रहे हैं तो जनन कैसे होता है? जनन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब किसी जीव में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया पूरी होकर उनमें युग्मकों में निषेचन की दोनों का मिलना निषेचन कहलाता है। युग्मक निर्माण होकर उनका निषेचन होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अगर मान लो युग्मक बन गया और उसका निषेचन नहीं हुआ और इसी ने मान लो जीव बना लिया तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें युग्मक निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। जैसे कोई प्लांट है
उसकी मान लो ये पत्ती टूटी या कोई तना टूटा और इसी ने वापस पूरा पेड़ बना लिया। ये कोई बैक्टीरिया है, इसने 2 भागों में अपना विभाजन कर लिया और नए जीव बन गए। ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो निम्नतर प्लांट होते हैं उनमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो अपने पास बड़े प्लांट होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उनमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखा जाता है। तो मैं बात कर रहा था अपने एंथर की, एंड्रोशियम। ये है अपने पास एक एंड्रोशियम, सॉरी स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? इसे कहते हैं एंथर। ठीक है, ये होता है फिलामेंट, पूदानी जिसमें पुंके से भरे हुए होते हैं। और इसमें होता है, ये होता है फिलामेंट तंतु, और ये एक योजी द्वारा जुड़े होते हैं। बाइलोब्ड है ना ये। तो इसको और इसको मिलाकर कहते हैं स्टेमन। अगर ये स्टेमन एक से अधिक हो, किसी पुष्प पर एक से ज्यादा स्टेमन हो, तो इसको कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ठीक है। अब यह है एंथर। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर परागकण भरे हुए होते हैं। अपने को करना क्या है, मतलब ये एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम, मतलब ये नर जनन तंत्र वाला है, ये मादा जनन तंत्र वाला है। यहाँ से एक युग्मक यहाँ से बनाना है, एक युग्मक यहाँ से बनाना है, इनको मिलाना है, निषेचन करवाना है और बीज बनाना है, जो बीज अपना नए प्लांट को बनाएगा। ठीक है, अपना काम यही है। तो ये है, यहाँ पे क्या होते हैं, परागकण भरे हुए होते हैं। ऐसे परागकण क्या होते हैं, मैंने बताया ना कि अभी एंड्रोशियम के अंदर ये युग्मक होते हैं, उन्हें परागकण कहते हैं। जैसे अपने अंदर स्पर्म होते हैं ना, वैसे पादपों में नरजनन तंत्र में को इसके अंदर क्या होते हैं, ये होते हैं, सॉरी, परागकण। अब मैं बात करता हूं इसकी एक की। अगर हम इस पुदानी को, मतलब एंथर को काटते हैं, तो ये कुछ ऐसी, मतलब ऐसे काटो और ऊपर से देखो। जैसे ये मेरे पास ये है पुदानी, इसको ऐसे काटो और ऊपर से देखो तो कैसी दिखेगी? टीएस काट बोलते हैं इसको। ये कुछ इस टाइप की दिखेगी। ठीक है, मतलब इसको काटेंगे ना तो ये कुछ इस टाइप से ऊपर से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 4 ऐसे गोले टाइप संरचनाएं होती है। जैसे मैं यहाँ पे बना दूँ, ये बनाई ना, ये पूरी नीचे तक होती है। अब मैं मान लो इसको टीएस में दिखाऊँ तो कुछ ऐसी दिखाई देगी ये मेरे को। मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ये पूरी नीचे एंथर है। ठीक है, ऐसे 4 गोले सी संरचनाएं दिखाई देती है। इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी। माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी, सॉरी। और जो बाहर की ये लेयर है इसे कहते हैं थीका। तो इसमें थीका कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 4 क्या हो गए इसमें? थीका। 4 क्या हो गई? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये सब अलग अलग पड़ी रहती है। अब इसमें क्या होता है, एक उत्तक होता है, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है। वो उत्तक इसमें होता है, ऐसे इसमें कोशिकाएं पड़ी रहती है। इन कोशिकाओं को कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, बीजाणुजन्य उत्तक। ये उत्तक क्या करता है, इनमें से मान लो कोई भी सेल ये है, ये आगे विभाजित होकर एक युग्मक बनाएगी। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले अपन इसकी कवरिंग पढ़ेंगे, क्योंकि भाई इसमें युग्मक बनाने की क्षमता है। तो ऐसी कोशिकाएं, मतलब
पेड़ पौधे के लिए यही आवश्यक होगी सबसे ज़्यादा। तो इसको इसके लिए क्या है कि ये क्या यंत्र क्या करता है, कवरिंग करवाता है इसकी, मतलब इसके ऊपर 4 लेयर आती है, 1 2 3 4 ऐसे करके इसमें कवरिंग आती है। सबसे अंदर वाली कवरिंग होती है इस टाइप की, ठीक है। उसके अंदर केंद्रक होते हैं 1 से ज़्यादा। नॉर्मली सेल्स होती है उनमें 1 केंद्रक होता है, लेकिन इस जो अंदर की लेयर है, अंदर की परत है, उसमें 1 से ज़्यादा केंद्रक होते हैं। इस अंदर की परत को कहते हैं टेपिटम। टेपिटम। अब जैसे यहाँ पे अंदर की तरफ युग्मक निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, तो ये टेपिटम क्या करती है, अंदर की परत है। अब मान लो इनको भूख लगी है, बोलेंगे टप टप, ऐसे करके जब भी ऐसे करेंगे टप टप, तो ये क्या करके इनको खाना दे देगी। तो टेपिटम क्या करती है, पोषण का काम करती है, इनको पोषण प्रदान करती है। ये हो गया पोषण, ठीक है। अब बाहर सब इससे अंदर जो लेयर आती है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। सबसे बाहरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस के सॉरी थीका है ना, यहाँ पे थीसियम आएगी। एपिडर्म तो अपने अंदर की हो गई, डर्मिस त्वचा की होती है, इसके अंदर तो थीका है, तो एपिथीसियम हो गई। एपिथीसियम इसके अंदर आएगी, एंडोथीसियम, और यह होगी मिडल लेयर। ये 3 तो मिलकर इसको सुरक्षा प्रदान करती है कि भाई अगर कोई भी बाहर से चोट वोट लगे तो ये तीनों ही इसको सहन कर लेती है, अंदर तक नहीं जाती है। और ये टेपिटम में इसको पोषण प्रदान करती है, ठीक है। जब परागकण पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, जब परागकण पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो एंडोथीसियम की जो भी सेल्स है ना, ये परिपक्व हो जाएगी। जैसे ये एंडोथीसियम है, ये सेल्स है इसकी, परिपक्व हो जाएगी। परिपक्व हो जाएगी तो मतलब इनमें सेल वॉल एकदम टाइट हो जाएगी, और टाइट होगी तो यह क्या है कि यहाँ से फूट जाएगी। तो फूटने के बाद में यहाँ से जो परागकण बनते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो परागकणों को बाहर निकालने में एंडोथीसियम सहायक है, ठीक है। ये बात हो गई अपनी एक स्टेमन की, जिसमें अपन ने परागकणों के बारे में पढ़ा कि भाई ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अब बनाएंगे अपन पोलन ग्रेन, परागकण। इतनी देर तो अपन ने जान लिया कि ये प्रक्रिया होती कहाँ पे है, अब इसको बनाना सीखेंगे। अब मैंने बताया था कि स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ये मैंने बताया था माइक्रोस्पोरेंजियम थी, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू था, ऊपर टेपिटम थी जो इनको पोषण दे रही थी, ठीक है। अब इसकी कोई भी सेल, ये मान लो ये सेल है भाई, किसी का भी जन्म एक मास से होता है, तो ये क्या हो गई, अगर इसको नाम दे रहे थे माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ये हो गई माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, जो क्या होती है 2n होती है। अब जब अपन युग्मक का निर्माण करते हैं तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 2n से अपन किसी जीव को बनाएंगे तो मान लो 2n इसमें है और 2n मादा युग्मक से आएगा, तो ये 4n हो गया, जो बहुत विकृति पैदा करता है, ठीक है। पहले होता है मियोसिस, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से ये बनी n, मतलब 2 कोशिका, 2n थी तो ये 2 कोशिकाओं में विभाजित हो गई, लेकिन इनमें केंद्रक विभाजन तो हो जाता है, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, समझ रहे हो, मतलब कोशिकाएं अभी अलग नहीं हुई है। मियोसिस फर्स्ट है ये, मतलब मियोसिस जब भी होता है 2 भागों में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। पूरा होता मियोसिस ही अर्धसूत्री विभाजन,
लेकिन ये 2 भागों में होता है। अब होगा मियोसिस सेकंड। अब आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि मियोसिस सेकंड इज इक्वली लाइक माइटोसिस, मतलब मियोसिस सेकंड है वो समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। तो वापस मतलब अब ये नहीं होगा कि भाई अब इसमें n/2 हो जाएगा, ये मियोसिस हो रहा है तो अब इसमें केवल माइटोसिस की तरह होगा, लेकिन नाम मियोसिस दे रखा है। माइटोसिस में क्या होता है, 2 कोशिकाएं बन जाती है, सॉरी, और इनमें अभी भी कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है। तो ये 4 कोशिकाओं से मिलकर बन गया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। लघु बीजाणु चतुष्टक इसे हिंदी में कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। आप क्लास जब आप अपनी किताब खोल के देखोगे तो इसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बना हुआ दिखाई देता है इसमें एक। और अपनी एनसीईआरटी क्या कहती है कि हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड का हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड की एक सेल माइक्रोस्पोर के समान व्यवहार करती है, समझ रहे हो। माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। अपन को बनाना क्या है, पोलन ग्रेन जो मेल गेमेटोफाइट का निधित्व करता है, ठीक है। ये था अपने पास, सॉरी इसमें लगता है शायद खत्म हो गई, इससे काम चलाना पड़ेगा। ये क्या था, एन 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 एन। तो बच्चों ये था अपना माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसकी ये बाद में आगे जाके क्या, जब मैच्योर होता है तो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब ये इस एक की बात कर लेते हैं, इसी से अपना बनेगा पोलन ग्रेन, परागकण। पोलन ग्रेन को कहते हैं परागकण। ये एन है अपने पास, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। भाई अपने को परागकण बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना है, क्योंकि अब हवा में उड़ के जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, आधे पहुंचेंगे आधे नहीं पहुंचेंगे, तो संभावनाएं पूरी रखनी है ना अपनी ओर से। तो माइटोसिस करेंगे तो इसमें 2 केंद्रक बन जाएंगे, ठीक है। ये N और N, 2 कोशिका हो गए, एक ये बड़ी कोशिका है सबसे। तो इस कोशिका को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका, ठीक है। इसे कहते हैं जननी कोशिका, जर्मिनेटिव सेल कोशिका। अब क्या होता है, जब यहां तक ये बन जाता है तो लगभग 60% पौधों में यह दो कोशिकीय अवस्था में पोलन ग्रेन जड़ता है। ये अपने पास 2 कोशिकीय है, ये जर्मिनेटिव हो गया, और ये बड़ी वाली कोशिका हो गई वेजिटेटिव जर्मिनेटिव, ठीक है। अब 2 कोशिकीय अवस्था है, इसमें क्या है कि भाई ऐसे चला गया परागकण, ठीक है। 1 दिन लग गया इसको वहां तक पहुंचने में, ओवरी तक 2 दिन लग गए, 10 दिन लग गए, महीना लग गया। तो कुछ तो इसके पास कवरिंग होनी चाहिए ना, ताकि ये जिंदा रह सके। भाई धूप ज़्यादा हो गई है तो ख़त्म हो जाएगा, सर्दी ज़्यादा हो गई है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एडवर्स विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए इसमें कुछ कवरिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने बाहर की तरफ 2 कवरिंग लाता है। ये एक, इसको मैं रेड से बनाता हूँ यार, ये चल नहीं रहा। और ये है, इसे मैं थोड़ी मोटी बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा क्यों मोटी ये पता चल जाएगा आपको।
ठीक है। अंदर की तरफ जो होती है लेयर उसे कहते हैं इंटाइन, और बाहर की तरफ होती है वो होती है एक्साइन। ठीक है। इंटाइन किसकी बनी होती है? पेक्टिन और सेल्यूलोज। ठीक है, इसलिए ये थोड़ी मुलायम होती है। एक्साइन किसकी बनी होती है? ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन आज तक का ज्ञात सबसे खतरनाक पदार्थ है, जिसको ना तो कोई एंजाइम डिसॉल्व कर पाया है, ना कोई अम्ल, ना कोई सार। तो जब ये एक्साइन की परत इस पे आ जाती है तो ये किसी भी कंडीशन में अपना परागकण जिंदा रह सकता है। कई परागकण ऐसे भी मिले हैं जो कई हजारों सालों पहले के हैं, समझ रहे हो, मतलब 10-10 हजार साल पहले के हैं, वो मिले हैं। इनको इनसे फिर मतलब देखने को मिले गए हैं। इनसे फिर पोलन ट्यूब वगैरह आगे ओवरी तक गए भी हैं, इनसे निषेचन भी हुआ है। ठीक है, तो ये किस लिए हुआ है? स्पोरोपोलेनिन के कारण। और ये तो मैंने बात की 60% में। अब 40% में क्या होता है कि ये जो अपना जर्मिनेटिव सेल है, जननी कोशिका है, फिर से माइटोसिस करती है। ठीक है, तो ये हो गई अपने एन। ठीक है, ये होगी एन। ये द्विकेंद्र के एन ये दो जर्मिनेटिव कोशिका होगी, एक वेजिटेटिव कोशिका हो गई। तो ये तो दो कोशिकीय अवस्था में था, 2 सेल्यूलर स्टेज, और ये है अपना 3 सेल्यूलर स्टेज, जो 40% बाकी जो बच गया उनमें मिलता है। यह भी 3 सेल्यूलर होगी। ठीक है, लास्ट में एंड में बनना यही है, लेकिन 60% में क्या होता है, जब परागकण बन के निकलता है तो यही स्टेज में निकलता है। यहाँ तो 40% में होता है। जब ये अंडाशय तक पहुँच जाएगा तब इसमें वापस से एक माइटोसिस होगा, जिससे ये 2 सेल्यूलर स्टेज 3 सेल्यूलर में, ये जो एन है वो वापस डिवाइड होके 2 भागों में बढ़ जाएगा और 2 सेल बना लेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पोलन ग्रेन की। कई पोलन ग्रेन बहुत ही एलर्जी कारक होते हैं। जैसे कभी कभी आप खेतों में जाते हो और आपको छींकें आने लग जाती है, अजीब सी खुजली चलने लग जाती है, तो वो क्या होता है? पोलन ग्रेन के कारण होता है। क्योंकि कई पोलन ग्रेन जो परागकण है वो एलर्जी कारक होते हैं, एलर्जी करते हैं अपने अंदर। ठीक है, जैसे एक बार क्या है कि बाहर से गेहूं की फसल आयात की गई थी, उसके साथ एक पार्थियनियम घास आ गई थी जो बहुत ही ज़्यादा एलर्जी करने वाली थी। ठीक है, और कुछ परागकण ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत न्यूट्रिशन होता है, जैसे बड़े बड़े धावक होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, वो क्या पोलन ग्रेन की कुछ टेबलेट्स आती हैं उनको लेते हैं, जिससे वो क्या कि उनकी दौड़ने की क्षमता, भागने की, कुछ में मानो स्ट्रेंथ उनकी बढ़िया बनी रहती है। तो ये तो बात होगी अपनी पोलन ग्रेन की। अब मैं बात करता हूँ एक गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम क्या होता है? स्त्री जननांग को प्रदर्शित करने वाला पादपों में इसे कहते हैं गाइनोशियम। अब गाइनोशियम की बात करते हैं तो अपन ने पढ़ा था, जब फूल का चित्र बनाया था, पुष्प का चित्र बनाया था, कि भाई ऐसी कोई संरचना होती है जिसे स्त्री केसर कहते हैं अपन। ठीक है, ऊपर क्या थी? वर्तिकाग्र, ये थी वर्तिका, ये था अंडाशय। ठीक है, अब मैं बात सॉरी
अब मैं बात करूँगा बीजांड के बारे में। वो क्या होता है? बीजांड में तो होता है क्या, मेगा स्पोर मदर सेल जो अपने मेगा स्पोर को जन्म देगी। अभी मेगा स्पोर माइक्रो स्पोर क्या होता है यही समझ में नहीं आ रहा ना। माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर पुंकेसर जिन्हें कहते हैं नर जनन अंग ओ फ्लावर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपन नर जनन युग्मक बनते हैं ना, जैसे अपने अंदर शुक्राणु बनते हैं, जैसे इनमें बनते हैं माइक्रो स्पोर और इनमें बनते हैं मेगा स्पोर। लघु बीजाणु, लघु बीजाणु और वृहत बीजाणु, छोटे और बड़े ऐसे मान लो। ठीक है, तो अब बनाएंगे अपन मेगा स्पोर। ये बनते कहाँ पे ये भी तो पता होना चाहिए। अंडाशय के अंदर एक संरचना होती है जिससे कहते हैं बीजांड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों ये। एक बार में समझ में नहीं आता तो अपन वापस पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, ये है बीजांड। बीजांड जिसे कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, ये है फिलामेंट। आपके एनसीईआरटी की सारी बातें इसी में क्लियर हो जाएगी। उसमें लिखा हुआ है कि बीजांड एक सिरे से, ये होती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ओवरी के जिस भाग से बीजांड द्वार का फिलामेंट जुड़ा होता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो बीजांड द्वार का एक सिरा दूसरे सिरे से प्लेसेंटा से बीच में जिस भाग से जुड़ा होता है इसे कहते हैं फिलामेंट, और जिस जगह पर जुड़ा होता है उसे कहते हैं हाइलस। ठीक है, बीजांड द्वारी आवरण, ये हो गया बीजांडीय आवरण, जिन्हें हम कहते हैं बीजांडीय आवरण। ठीक है, इन्हें कहते हैं इंटेगुमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है, जैसे अपने माइक्रोस्पोर का जब अपने निर्माण किया था तो वहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू था। ठीक है, वहाँ से फिर क्या है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, उसमें फिर मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, फिर एक माइक्रोस्पोर से अपन ने क्या किया, उसमें समसूत्री विभाजन किया और वहाँ से क्या किए, परागकण बनाए। ठीक है, तो ऐसे जहाँ वहाँ पे था माइक्रोस्पोर स्पोरोजिनस टिश्यू, तो यहाँ पे है न्यूसिलस। न्यूसिलस ये भी एक प्रकार का उत्तकी है जिससे अपन मेगास्पोर का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई अपनी। इस सिरे को कहते हैं जहाँ ऊपर की ओर जो खुलता है ना वर्तिका की तरफ है, इसे कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड बीजांड द्वारीय शिरा, और ये हो गया अपना चेलाइजल शिरा। इन दोनों शिरों के नाम इसलिए बताए हैं क्योंकि अपन को पता चलेगा कि जब कोई पोलन ग्रेन यहाँ पे आता है तो ये माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए अंदर की तरफ आता है, और जो एंटीबॉडल कोशिकाएं होती है वो चेलाइजल सिरे की तरफ होती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम बताया मैंने। अब ये बात अपन ने कर ली, अब बनाएंगे अपन एक मेगा स्पोर। ठीक है, मेगा स्पोर बनाने के लिए अपने पास न्यूसिलस टिश्यू है ही। इससे क्या करेंगे, एक कोशिका को निकाल लेंगे जो क्या होगी भाई, किसी भी गैमेट को बनाते हैं तो वो अपनी मम्मी से बनता है, तो न्यूसिलस की एक कोशिका को कहेंगे अपन मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, माताजी की कोशिकाएं। अब ये न्यूसिलस है, ये एक कोशिकाएं निकली जो होगी मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, ये क्या होगी 2n, इसमें होगा मियोसिस,
ठीक है, 1 2 3 4। मियोसिस फर्स्ट से बनेंगे 2, मियोसिस सेकंड से बनेंगे 2। इनमें क्या होते हैं कि 3 जो कोशिकाएं हैं वो डीजेनरेट हो जाती है, 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और बचती है 1, जिसे कहते हैं मेगास्पोर। इससे बनेगा अपना फीमेल गेमेट। ठीक है, ये बन गया एन। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस होगा तो 1 से 2, फिर माइटोसिस होगा 4, फिर माइटोसिस होगा 5। ये कोशिका है। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि केंद्रक विभाजन हुआ है, अभी इनमें मतलब कोशिकाएं बनी नहीं है, ये कोशिका मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है ये इनमें। ठीक है, 8 केंद्रक बन गए, 8 केंद्रक। माइटोसिस 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 यहाँ पे हुआ था, देखो जब मैंने बनाया था ना मियोसिस से। ठीक है, इसमें हुआ 1 मियोसिस, 3 माइटोसिस। तो क्वेश्चन आ जाए अपने पास कि भाई 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय बीजांड को बनाने में, अब ये हो गया अपने पास ओव्यूल सेक। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय ओव्यूल सेक को बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस हुए अपने पास। तो अपना देखो, एक मियोसिस यहाँ पे हो रहा है, एक माइटोसिस यहाँ पे हो रहा है, एक माइटोसिस यहाँ पे हो रहा है, एक माइटोसिस यहाँ। तो 3 तो माइटोसिस और 1 मियोसिस। इनके आधार पर अपन कहेंगे एक ओव्यूल सेक को बनाने के लिए 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस होते हैं। ठीक है, बात होगी अपनी ओव्यूल सेक बनाने की। ये अपना बन गया ओव्यूल सेक। अब होगा इनका अरेंजमेंट। देखो कैसे करते हैं अपन अरेंजमेंट। ये अपन ने बना ली थी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था। ठीक है, अब होगा इनका अरेंजमेंट। और ये चल कहाँ पे रहा है, ये मैंने बनाया था अंडा से, ये इंट्यूबमेंट बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अरेंजमेंट में क्या होता है कि यह जो अपना चेलाइजल एंड था, इसकी तरफ 3 कोशिकाएं आकर इकट्ठी हो जाती है, जिन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल। विपरीत ध्रुवी कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं यहाँ पर व्यवस्थित हो जाती है। यह था अपना माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, जिनमें से 2 कहलाती है सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड, और एक जो बीच में होती है वह होती है एक सेल, जिसे कहते हैं अंड कोशिका। और सबसे बीच में 2 न्यूक्लियस आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं विपरीत ध्रुव है। ठीक है, अब ये अपने पास एक एम्ब्रियो सेक का निर्माण हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब मैंने बात की, अब इसको इसके अंदर सेट कर दोगे आप, तो ये एक एम्ब्रियो सेक का निर्माण हो गया। अब इसमें क्या होगा, एक पोलन ग्रेन वहाँ पे आएगा स्टिग्मा पे, वहाँ से पोलन ट्यूब बनाएगा और यहाँ पे इसको निषेचित कर देगा।
मैंने बताया था ना कि परागकण 3 कोशिकीय अवस्था में आता है, तो पहला तो इसको निषेचित कर देगा, दूसरा इसको निषेचित कर देगा। ये होगी 2 कोशिकीय, हो गया 3 कोशिकीय। 3 कोशिकीय होता है वो प्राथमिक एंडोस्पर्म कहलाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म। और जो ये होता है ये अपना जाइगोट हो जाएगा, तो इससे बनेगा बीज, इससे बनेगा अपना फल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पोलन पिस्टन, सॉरी इससे पहले एक टॉपिक आएगा आपका पोलिनेशन, उसके बारे में इस चीज से पढ़ना जरूरी है। पोलिनेशन, पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन क्या होता है? परागण कहते हैं हम इसे हिंदी में। जब भी परागकण बन जाते हैं तो वो ऐसे वर्तिका तक पे कैसे पहुंचेंगे भाई? कुछ चीज़ें लाने के लिए होगी ना उनके लिए, जैसे कि परागकण बन के तैयार हो गए और वो ये तो है नहीं कि भाई मुझे लेने आ जाओ, कोई चला जाऊंगा। उसके लिए क्या होता है कि परागण पोलिनेशन नाम दिया गया है। इसमें जैसे पोलिनेशन किस किस तरह से होता है, जैसे एक तो बायोटिक चीज़ होती है, मतलब जैविक, और एक अजैविक। इन 2 तरीकों से होता है पोलिनेशन, ठीक है। अजैविक में आता है जैसे अपना हवा, भाई पोलन ग्रेन बनकर तैयार हो गए, हवा आई उनको उड़ाकर स्टिमाटर ले गई। एक तरीका तो ये हो गया। एक हो गया भाई पानी, भाई पानी में छोड़ दिए, पानी में बहते बहते चले गए। लेकिन ये क्या है कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, इनकी कोई मतलब फिक्स नहीं बता सकते कि ये आगे तक पहुंचेंगे या नहीं, समझ रहे हो। इसलिए इसके अंदर आता है वाटर और इसके अंदर आता है विंड। इसको कहते हैं हाइड्रोफिली और इसे कहते हैं एनिमोफिली, ठीक है। विंड पोल्यूशन। अगर अपन बात करते हैं वाटर हाइड्रोफिली की, तो हाइड्रोफिली में भाई जैसे ये पानी है अपना, ठीक है। लगभग तो प्लांट क्या चाहते ही नहीं है कि हाइड्रोफिली अपने अंदर हो, क्योंकि उन्हें पता है ये वेस्टेज ही जानी है, नहीं होती है, बहुत कम चांस रहता है भाई। अब मान लो 100 परागकण अपने यहाँ से आए तो लगभग 2-4 के मैक्सिमम इतने ही चांस रहते हैं। जैसे हाइड्रोफिली में 2 होता है, एक तो पानी के अंदर और एक सतह के बाहर, ठीक है। सतह के बाहर जैसे भाई इनमें क्या होती है, सॉरी पहले बात कर लेता हूँ अंदर वाले की। एग्जाम्पल लेता हूँ जूस्टेरा, जो पानी के अंदर पाया जाता है। इनमें क्या होता है, परागकण रिलीज किया जाता है। जैसे भाई ये परागकण है तो ये परागकण गोल नहीं होता है पहली बात, तो इनमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं कि भाई परागकण को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। क्या करते हैं, ये अपने परागकण को ऐसे रिबन टाइप में करते हैं, ठीक है, रिबन शेप। अब भाई ये जाएगा इसमें तो यहाँ पे ऐसे उलझ जाएगा, ठीक है, तो भाई चांस बढ़ गए ना। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जूस्टेरा। अब सतह पर कौन सा होता है, एग्जाम्पल लेता हूं मैं बेलिस्नेरिया। बेलिस्नेरिया इसमें क्या होता है, वह पानी की सतह पर परागकणों को रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन ये जो जायांग का पार्ट होता है, इसमें क्या है कि एक वेस्लिन टाइप में एक मतलब कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये क्या करती है, जब भी परागण आता है इनको यहीं पे चिपका लेती है और ये यहाँ पर वेलिस्नेरियम परागण होता है, ठीक है। ये तो बात कर ली अपने वाटर हाइड्रोफिली की। जैसे अपने नाम सुना होगा वाटर लिली, हाइसिंथ, टेररिज्म ऑफ बंगाल। ये क्या करते हैं, हाइड्रोफिली चाहते ही नहीं कि अपने अंदर हाइड्रोफिली हो, ये हाइड्रोफिली को इग्नोर करते हैं कि हमें नहीं चाहिए हाइड्रोफिली। विंड एनिमोफिली, इसमें क्या होता है भाई, परागकण को हवा बहा कर ले जाती है
और दूर जाकर अगर कोई जहाँ पर भी इनको लगता है कि यहाँ पर गिरने वाले हैं, अगर वो पौधा हुआ तो ठीक, वरना बन दिया काम, इनका तो खत्म हो गए। तो इसके लिए इनमें क्या मॉडिफिकेशन होते हैं कि एक तो ये हल्के होते हैं, तो हल्के होंगे तभी तो दूर तक जा पाएंगे ना। जैसे भाई 1 किलो का हो गया परागण और हवा उसको उड़ा के ले जाए, ये नहीं होता है, ठीक है। शुष्क होंगे, वहाँ पे तो म्यूसिलेजिनस थे ना, यहाँ पे शुष्क एकदम, कहीं पे भी ऐसे नहीं चिपकेंगे भाई म्यूसिलेजिनस होंगे तो कहीं पे भी चिपक जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे बैठ गए तो फिर वो यहाँ से उठकर दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई परागणों की बात। और वर्तिकाएं इनकी होती है वो जैसे ये ऐसे बड़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी, ताकि ये बाहर फैलती रहती है, इतनी ज़्यादा एरिया कवर करे, इसलिए क्या करते हैं ये ऐसे ऐसे फैलती रहती है। और जो इनके यंत्र होते हैं वो क्या है कि बहुत बड़े बड़े होते हैं और पुष्प से बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। ये मान ले गाइनीशियम है, ये एंड्रोशियम इतना बाहर निकला होता है, हवा आती है तो इतनी दूर आके ऐसे ऐसे झाड़ देता है अपने परागकणों को, ठीक है। अब बात कर ली मैंने एनिमोफिली की, अब बात करता हूँ जैविक की। जैविक ऐसे कौन से जैविक कारक है जो परागकण को पूर्ण करवाते हैं? देखिए अभी बता देते हैं। इसमें आता है सबसे ज्यादा होती है अपनी बीज, मधुमक्खियां, लगभग परागण का 65% पार्ट यही कंप्लीट करती है। अगर सोचो अपन ने वही मधुमक्खियों को पूरियों को खत्म कर दिया तो अपना भी खत्म होने का नंबर आ जाएगा, गारंटेड। ये छोटे से जीव अपने को इतना फायदा देते हैं कि अपन सोच नहीं सकते हैं, ठीक है।